समझ लिया तो मान कर चलिए आप अपने 4 से 5 नंबर इसी में ले जाओगे, खासकर सीटेट वाले बच्चे तो, क्योंकि इसको ये वाला क्वेश्चन जरूरी आता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, एनसीएफ के कितने सिद्धांत बताए थे आपको, 5 सिद्धांत आपको एनसीएफ के बताए थे। इन्हीं 5 सिद्धांतों में से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। ठीक, अब उन सिद्धांत के अंदर पहला क्या था कि रटने को महत्व ना दिया जाए, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त किया जाए, फ्री रोड लर्निंग फ्री किया जाए। तो ये था आपका पहला सिद्धांत। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कोई भी आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, वो पुस्तकों पर, ठीक, या आपकी पाठ्यचर्या केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये था आपका दूसरा सिद्धांत। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, यानी आप स्कूल के अंदर बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये था इसका तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत था स्कूल के अंदर जो कोई भी शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो उसको अन्य गतिविधियों के माध्यम से जोड़कर पढ़ाओ। ठीक, अन्य गतिविधियों के माध्यम से जोड़कर पढ़ानी चाहिए। यह था चौथा सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत था कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो सके। यह था आपका पांचवा सिद्धांत। ये पांचों ही सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण है, जो पूरे एनसीएफ के चैप्टर की जान है और जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता भी है। इनको कर लेना। अब ऑप्शन क्या बचा इसमें, ऑप्शन बचा सिर्फ आपका पहला, क्योंकि आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है, तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ, डेली क्लास 8 बजे होती है, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मैं लेट हो जाता हूं तो मैं टाइमर लगा देता हूं, जैसा आज 8:30 का लगाया, वरना 8 बजे होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो गलतियां होती है, एरर्स होती है, इस कारण महत्वपूर्ण होती है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, वो कैसे, देखिए जो गलतियां होती है, जो बच्चा गलतियां करता है, एरर करता है, कुछ भी गलतियां करता है, तो ये बात तो एनसीएफ भी कहता है कि गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सीटेट के अंदर बहुत बार ये चीज पूछी जाती है कि जो बच्चे की गलतियां होती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज आपके एनसीएफ में भी ये वाली बात कह दी, और मैं भी हमेशा इसी बात को कहता हूं, जब तक बच्चों की गलतियों का पता नहीं लगेगा तब तक उसका समस्या का समाधान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये पूछा है कि जो गलतियां महत्वपूर्ण होती है क्यों होती है, ऑप्शन में आपसे पूछा है। पढ़ते ऑप्शन को, क्या क्या दिया हुआ है। पहला, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल। देखिए मैंने आपको कहा था जब भी बच्चों को ग्रुप्स में बांट दे, पास फेल में बांट दे, तो उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला तो वैसे ही गलत हो गया। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने, इससे आगे मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहा, इसने अगर हमारे बच्चों को डांटने की बात कह दी, दंड की, पनिशमेंट की, किसी भी तरीके का ऐसा वर्ड यूज कर दिया, उस ऑप्शन को देखते हमें गलत काट देना है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका गलत वो कभी गलत नहीं जाएगा। अगला, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों के पहुंचाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि जो गलतियां होती है, मान लीजिए बच्चे ने कोई गलतियां करी तो उसको अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराएगी, बच्चों को खुद ही फील होगा कि यार मैंने क्या गलती करी है, और जो समाधानों को पहचानने में सहायता करेगी कि बच्चा ये गलतियां कर रहा है तो इसके लिए क्या समाधान सही रहेगा, कौन सी टीएलएम का यूज हमको करना चाहिए, कौन सी शिक्षण विधियों का यूज हमको करना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए देखते गलत काट दो। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, समावेशी शिक्षा की, सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, DSSS भी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सभी के अंदर भाई साहब एक ना एक बार तो जरूर पूछा गया, सीटेट के अंदर तो कई बार भी। देखते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है, जो शिक्षक का रोल है, वो क्या है। तो देखिए इतना रिपीटेड क्वेश्चन है वाला, सीधा मैं आंसर बता देता हूं। जो शिक्षक की जो भूमिका है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में, आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। किसको सुविधाएं देगा, बच्चों को सुविधाएं देगा। ठीक, आप लोग अब टीचर बनने जा रहे हो तो समझ लो आपकी रोल कैसा है, अब आप लोग एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करोगे। ठीक, आप लोग भावी शिक्षक हो, आधा काम आपने कंप्लीट कर दिया, आधा और आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप पूरे शिक्षक बन जाओगे, बस मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। जैसे वो क्वेश्चन था सिंपल, ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन और ये भी कई बार रिपीट हो चुका है
किससे प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से। बताइए सही आंसर क्या होगा? कभी रचनावाद दे देगा, कभी संरचनावाद दे देगा, ऐसे पूछता है। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अपने रचनावाद से प्राप्त किया है। क्योंकि बच्चों को ये चीजें कही जाती है कि जितना बच्चा खुद क्रिएटिविटी करेगा, जितनी रचनाएं बच्चा खुद अपने तरीके से करेगा, उतना जल्दी बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। और इसलिए बच्चों को इंकरेज भी करना चाहिए ज्यादा ज्यादा क्रिएटिविटी करने के। ठीक, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं, उनके पूरे नंबर अभी तक सही बैठ रहे हैं, लेकिन देखते हैं वीडियो के एंड में कौन बच्चा टॉप करेगा, और ईमानदारी से आप लोग बताते ही हो। अगला क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी कोई क्लासरूम में, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषाओं के होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। अब वहां पर जो कम भाषा, कोई एक ऐसी भाषा होगी जिसकी बोलने वालों की संख्या बहुत कम होगी, कुछ एक दो बच्चे होंगे जो उस भाषा को बोलते होंगे। तो इसमें यह पूछा है 2005 के अनुसार भाषा अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, वो आपसे पूछा है। उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त भाषा में। देखिए आप लोग आंसर दीजिए, मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। जब मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू था, जब आप लोग सीटेट का एग्जाम पास करोगे तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकलेगी, तो जब आप लोग रिटर्न एग्जाम पास करोगे तो साथ में उसको आपको इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। ठीक, तो जब मैं इंटरव्यू में पूछा तो मुझसे भी ये बात पूछी थी कि भाई आप लोग, आप अब यहाँ पर आए हो और आपकी जैसे ज्वाइनिंग अब हो जाती है, तो असम में आपकी अब ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी असम में ज्वाइनिंग हो गई, या आपकी कहीं किसी दूसरे स्टेट में हो गई जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, बहुत कम बोली जाती है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? वहां पर तो अल्पसंख्यक वाली भाषा वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा कि सर देखिए, ना तो वो पूरी हिंदी सीख सकते हैं, ना मैं उनकी पूरी भाषा सीख सकता हूं। हम क्या काम कर सकते हैं, थोड़ी मैं उनको अपनी भाषा सिखाऊंगा, थोड़ी उनकी भाषा सीखूंगा, ऐसा आपस में कोऑपरेट करके मैं बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही चीजें सिखा सकता हूं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाई, लड़का तो होशियार है। ठीक है, तो मुझे नंबर मिला और सिलेक्शन भी हुआ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से एक ये वाला भी क्वेश्चन था। तो अगर आपको अल्पसंख्यक वर्ग वाले ऐसे बच्चे मिल जाए क्लासरूम में, तो उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको मातृभाषा दिखे तो समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के विकास के लिए। हमेशा उसकी मातृभाषा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक, आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, क्या है? 1 लैंग्वेज, 2, 3 या फिर मल्टी लैंग्वेज। बताइए सही आंसर क्या होगा? भाई जो एनसीएफ है ये आपका कैसा डॉक्यूमेंट है? ये एक आपका एक दस्तावेज है। मैंने आपको बताया था जो एनसीएफ 2005 है ये आपका दस्तावेज है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों को, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो वरना वीडियो में पूरा बताया था, इसमें बच्चों को ये, इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक, बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपका एनसीएफ 2005, इसमें इन चीजों का उल्लेख किया गया है। जब आप लोग की जॉब लग जाएगी, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत चीजें सिखाई जाती है। एक ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है जिनको इंप्लीमेंट करना होता है आपको अपने स्कूल के अंदर। तो उसमें आपको यही बताया जाता है कि बच्चों को आपको क्या सिखाना है और किस प्रकार से सिखाना है। ये बात एनसीएफ भी कहता है, और जॉब लगने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो क्या सिखाता है एनसीएफ 2005 जो डॉक्यूमेंट है, ये सिखाता है बहुभाषा, मल्टी लैंग्वेज, ना तो एक, ना दो, ना तीन, ये बहुभाषा की एक से ज्यादा भाषाएं वाली क्लासरूम होनी चाहिए, तभी वो समावेशी शिक्षा का एक रूप लेगी। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, मल्टी लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। देखिए अभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट और DSSB के अंदर बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक, यूपीटेट और रीट के अंदर पूछे जाते हैं आपके जो कंटेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहां पर पेडागोजी कम देखने को मिलती है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, सुपरटेट हो, DSSB हो, इसलिए मैं छाट कर ही क्वेश्चन लाता हूं। तो प्राथमिक स्कूलों में जो मैथ्स का जो करिकुलम है, मैथ्स का जो पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला, छात्रों को
परगामी गणित के लिए तैयार, देखो मैंने क्या कहा था, जहां पर भी छात्रों को किसी भी चीज के लिए तैयार करना, चाहे परगामी गणित के लिए तैयार करना, चाहे अंकों के लिए, ग्रेड के लिए, व्यवसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन को पढ़ना ही मत पूरा, देखते गलत काट देना। ठीक, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉजिटिव वर्ड है, देखते सही कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 के जो मैंने अभी आपको 5 सिद्धांत बताए हैं, उसमें से एक सिद्धांत आपका ये था कि बच्चों को आप कुछ भी चीज पढ़ा रहे हो उसके प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। मान लीजिए भाई बच्चों को आप पेड़ के बारे में बता रहे हो, प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बता रहे हो, तो आप पेड़ से संबंधित जोड़कर बता दो। जल पढ़ा रहे हो तो जल से संबंधित उनसे क्वेश्चन आंसर पूछिए। इससे क्या होगा, ये बच्चे के खुद के अनुभव से जोड़कर जब बच्चा पढ़ेगा तो जल्दी चीजें सीखेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। इसलिए इस बात का उल्लेख एनसीईआरटी करता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग बच्चों का जो आकलन है, असेसमेंट है, उसका करने का सही तरीका क्या है। बच्चों का आकलन करने का सही तरीका क्या होगा, देखते हैं। वार्षिक परीक्षाएं करानी, जैसे एक साल खत्म होने के बाद जो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं होती है, अगर देखें खाली इससे असेसमेंट हो जाएगा, सबसे बेकार तरीका है। मान लीजिए बच्चे ने कुछ साल नहीं पढ़ा और आखिर के टाइम में कुछ पढ़ लेता है, नहीं पढ़ लेता है, और एक एग्जाम से पता लग जाता है, मान लीजिए 100 में से 40 है कि बच्चे का लेवल इतना है। बाकी और भी एक्टिविटीज होती है जो बच्चा करता है, गेम्स खेलता है और किसी फील्ड के लिए तैयारी करता है, तो वार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल भी सही नहीं होगा असेसमेंट करने का तरीका। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, दैनिक गतिविधियां, बिल्कुल सही। बच्चा जो स्कूल के अंदर जो डेली की जो एक्टिविटीज कर रहा है, आज उसने ये काम किया, आज ये कर रहा है, तो जो डेली की एक्टिविटीज कर रहा है उससे बच्चे का सही तरीके से असेसमेंट होता है। जब आप लोग टीचर भी बनोगे, अगर आपको असेसमेंट करना है तो देखा करो बच्चे डेली की एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ना तो वार्षिक परीक्षाएं होती है, ना ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसको पढ़ते हैं। सचिन को थोड़ा सा नीचे करता हूं। अगला क्वेश्चन आपका कि एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है उसको देख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ये तो भाई ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितने भी बच्चे हैं ना उसमें सीखने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो कोरी स्लेट के समान होता है, या कोरे कागज के समान होता है, या ब्लैंक पेपर के समान होता है। बिल्कुल गलत। जब बच्चा स्कूल में आता है तो अपने अनुभव लेकर आता है, अपना ज्ञान लेकर आता है, अपनी भाषा लेकर आता है, तो इसलिए सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है भाई, बिल्कुल नेचर से वो मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा कितने सारे क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता, तो मम्मी ये ऐसे क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो स्वभाव से प्रेरित होता है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव हुए। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। मैंने आपको क्या कहा है, जहां पर भी आपको ही देखने को मिल जाए उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, आपका ये कभी भी गलत नहीं जाएगा कि सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही एक तरीके से सीखते हैं। नहीं, बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपको अलग अलग सीखने का तरीका है भाई। आप लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से हो, अलग अलग आपकी लैंग्वेज है, अलग अलग आपका विकास हुआ है, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, लेकिन जो सीखने का तरीका है वो भी आपका अलग अलग है। एक ही तरीके से आप लोग सारे नहीं सीख सकते, कोई जल्दी सीखेगा, कोई लेट सीखेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चा स्कूल के अंदर भी सीखता है और स्कूल के बाहर भी सीखता है, अपनी फैमिली के अंदर सीखता है, दोस्त यार में सीखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा है। देखिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये दोबारा आ गया। मैंने कहा था जहां पर भी बच्चों को उच्चतर पढ़ाई के लिए, अमूर्त पढ़ाई की बात आ जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा की बात आ जाए, सिर्फ ग्रेड या अंकों के लिए बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना। ये क्या बन गया, उसको देखते गलत कर देना। क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, तो भाई नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आंसर आपका यही सही हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर नहीं देखना, हमें देखना है कि प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, जो कि एनसीईआरटी अपने सिद्धांत के अंदर कहता है।
समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, उसको एनकरेज करना, ये भी एनसेप बोलता है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, भाई मान लीजिए बच्चों से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दिया, बच्चा सहमत नहीं हुआ, वो आपसे अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, तर्क देकर प्रस्तुत कर रहा है। अगर तर्क देकर भी प्रस्तुत नहीं करना तो भी आपके बच्चों को विचारों को जो है एनकरेज करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसलिए तीनों ही आपके क्या है, उद्देश्य है। ये आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन आंसर यही सही होगा। यहां पर पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एनसेप के करा रहा हूं ना, यही आपके मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एनसेप 2005 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसेप 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती, किसे प्रपोज नहीं करती। ठीक, किसके कंटेक्स्ट में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के, यानी ईवीएस टीचिंग के अध्ययन में। देखिए पढ़ते हैं इसको ऑप्शन भाई। विषय अनुसार उपागम, इसको तो भाई प्रस्तावित करते हैं, विषय के अनुसार उसको उपागम देना चाहिए, ठीक है, पढ़ाना चाहिए। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये भी एनसेप 2005 इस बात को बोलता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये तो ऑप्शन इतना पॉजिटिव होता है, जहां पर भी आपको देखने को मिले समझ जाना सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाले ऑप्शनों में से एक है आप। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए, प्रस्तावित करता है एनसेप 2005। बचा क्या, बचा ये सिर्फ कालिया बचा 4th नंबर का क्वेश्चन। और मैंने क्या कहा था, जहां पर भी आपको क्या देखने को मिल जाए, तकनीकी शब्दावली, ऐसे ऑप्शन को देखते गलत काट देना, मेरा नाम लेके गलत काट देना, आपका वो कभी गलत नहीं होगा। क्यों, कभी भी बच्चों को आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं पढ़ानी, बच्चों को कभी भी परिभाषा या डेफिनेशन से परिचित नहीं आपको कराना। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन आपके नेगेटिव होते हैं, इनको देखते आप लोग गलत काट दिया करो। चलिए पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए मैं आपको जो ऑप्शन होते हैं ना उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि करवाने को तो मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन क्या फायदा मैं आपको चीजें रटवा दूं। इसलिए मैं आपको डिटेल में चीजें पढ़ाता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जामिनर घुमा फिरा के भी पूछे आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एनसेप 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षण है यानी जो टीचिंग है वो अपने चरित्र में डैश और डैश है। वो आपसे पूछा क्या है, एक्टिव और सोशल है, पैसिव सिंपल, पैसिव सोशल और एक्टिव सिंपल। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, भाई मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या है अपने चरित्र में, भाई सबसे पहली चीज ये कभी भी पैसिव नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन तो आपको देखते हुए वैसे ही गलत कर देना है। ठीक है, ये कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। अगर मैं सुस्त होकर आपको पढ़ाऊं आप लोग समझ जाओगे, जो चीजें पढ़ा रहा हूं नहीं समझोगे। अगर आप देखने वाले ही सुस्त पढ़ जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने में, तो हमारा जो शिक्षण है ये प्रभावपूर्ण तरीके से कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पैसिव को यानी निष्क्रिय को तो देखते गलत काट दो। बच्चे क्या ऑप्शन आपके फर्स्ट और फोर्थ बचे। देखिए जो शिक्षण होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। पहला ऑप्शन तो ये है अपने अंदर कि शिक्षण जो है सक्रिय होता है, और दूसरा सामाजिक होता है। देखो आप लोग चीजें किससे सीख रहे हो, आप लोग चीजें सीख रहे हो अपने समाज के अंदर। इस समाज के अंदर आपके परिवार वाले आ जाते हैं, मैं आ जाता हूं, आपका टीचर आ जाता हूं, मैं भी आपको सिखा रहा हूं, अपने परिवार वालों ने आपको भाषा सिखाई और बहुत सी चीजें सिखाई। तो शिक्षण सक्रिय होता है और सामाजिक होता है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक, चलिए पढ़ते अब आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि एनसेप 2005 प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन उद्देश्य आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे आपका इस पर पर्यावरण अध्ययन पर मिले, चाहे गणित के स्तर पर मिले, चाहे भाषा के स्तर पर मिले। ठीक, तो 1 नंबर का ही बनता है आपका। पढ़ लेते हैं क्या इसके ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। तो ये इसका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा, गलत काट दो। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना। देखिए बात आ गई ना, जहां पर भी स्मरण की बात आ जाएगी, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, या रटने की बात आ जाएगी, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, उसको देखते गलत काट देना, काट दो भाई गलत। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही। ये बात एनसेप भी बोलता है कि जो भी आप क्लासरूम में बच्चों को चीजें पढ़ा रहे हो उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ दो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए आप पेड़ के बारे में बता रहे हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हो, तो उसको बाहर के जीवन से जोड़ दो। बच्चों को जल्दी सीखेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। थैंक यू नीतू राजपूत जी। डेली बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं लाइव में, सर आपकी वजह से मेरा सीटेट पास हुआ है। तो देखिए मैं आप बच्चों की यही सलाह है, हजारों बच्चों का सीटेट पास हुआ है मुझे पता है,
लेकिन सीटेट पास करने के बाद आप लोग रुकिए मत, आगे के एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको जॉब लेनी है, आपको सीटेट तक सीमित नहीं रहना। मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, सीटेट के लिए मैं अकेला आप लोगों के लिए काफी हूं, आपका पास करा दूंगा, लेकिन जो आगे के एग्जाम के लिए तैयारी है उसमें आप लोगों को मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, तो सीटेट के लिए तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहा करिए, मैं अगर जितनी वीडियो कराता हूँ वो उनसे भी पास हो जाओगे। वरना जो सीटेट के नोट्स बनाए हैं ना, उनको भी अगर आप लोग ले लोगे, अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, वो भी आपका अच्छे नंबर से पास करा जाएंगे। ये बात मैं और कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता, हमेशा कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, चाहे आप लोग रिजल्ट देख लेना जो पिछले बच्चे पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति, जो लंबी आकृति होती है, ठीक है, टोल शेप्स होती है मैथमेटिक्स की, वो किसकी ओर इंडिकेट करती है, संकेत करती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सर्जन करना, क्रिएट करना यानी हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए पढ़ते रहिए, आपका रीट भी होगा, आपका सुपर टेट भी आपका एग्जाम पास हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो आप लोगों में से ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर से हो जाएगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। मान लीजिए आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सीडीपी पढ़ रहे हो, मुझसे सीडीपी पढ़ने के बाद आपने कुछ और चीज नहीं पढ़ी, वो इसमें आपने जोड़ दी, कुछ नया कंसेप्ट जोड़ दिया, कहीं और से कुछ आपको नया देखने को मिला, वो आपने इसमें नया कंसेप्ट जोड़ दिया, तो आप एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट बनाते जा रहे हैं। वो वाली बात है, महाभारत की बात है, जैसे अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी, उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। अगर वो द्रोणाचार्य तक सीमित रह जाते तो इतने बड़े धनुर्धर नहीं बनते। ठीक है, तो एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरे कंसेप्ट बनाते चले गए। आंसर फोर्थ सही हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, सीक्रेट डांसर आपके 106 थे, ठीक, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। जो एग्जाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती है, उसमें सुधार के लिए किस सुझाव को बताया गया है, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन आपका, खुली पुस्तक परीक्षा, बिल्कुल पॉजिटिव है, देखते से कर दो, क्योंकि अगर परीक्षाओं में सुधार की बात हो रही है ना, तो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक बुक ले ली, उस एक बुक में से रटा रटाया क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया और बच्चे ने रटा रटाया उसका जवाब दे दिया। नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए। टीचर कुछ भी अपने तरीके से क्वेश्चन पूछे बुक में से और बच्चा उसका अनेक परिप्रेक्ष्य में जवाब दे पाए। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है आपका सुधार करने का, सी मतलब एक ऐसा मूल्यांकन जो एक तो लगातार होता हो, कंटिन्यूअसली होता हो और व्यापक रूप से होता हो। और व्यापक के अंदर मैंने क्या बताया था, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जा सके। ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चे के गेम से रिलेटेड, योगा से संबंधित, ये सभी व्यापक मूल्यांकन में आ जाएंगे। तो ये तो आपका वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। बचा क्या हुआ आपका, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी आपका सही है, सामूहिक, यानी ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो गया, उपयुक्त सभी। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ये सी